नेट के पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध की रचनाएं हमें लगी हुई हैं। केवल नेट के पाठ्यक्रम में ही नहीं, और भी जॉब के इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएचएससी हो, जितने भी आपके प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसमें मेन तो हमने ब्रह्म राक्षस की बात की है, क्योंकि ये नेट के हिसाब से वीडियो ब्रह्म राक्षस के लिए बना है। बाकी इसके 2 पार्ट और आएंगे, अंधेरे में कविता और दूसरी कविता एक और, वो इसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मुक्तिबोध का परिचय एक नज़र में देख लेते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ध्यान में रखिए कि हम लोग एचपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एचपीपीएससी की, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ। पार्ट्स में उसके भी वीडियोज़ आएंगे, बहुत सारा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो ये थोड़ा सा परिचय यहाँ पर डाल दिया है। परिचय पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने जो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं, वही लिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे परिचय पे बहुत ज़्यादा फोकस हमने नहीं किया है, क्योंकि परिचय से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। हाँ, जो ज़रूरी है वो ज़रूर ले लिया है। जैसे उनका जन्म 1917 ग्वालियर में हुआ, 1945 में उन्होंने हंस का संपादक मंडल ज्वाइन कर लिया था, और 1956 से 58 तक उन्होंने नया खून नामक पत्रिका में संपादन का कार्य किया। लेखन उन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था, और इनका जीवन भी बहुत अल्पायु रहा, बहुत कम समय तक जीवित रहे। लेकिन बहुत कम समय में, बहुत कम रचनाओं से जिन लोगों ने अपना एक लोहा मनवा लिया साहित्य में, उनमें से एक बहुत ही प्रखर नाम मुक्तिबोध का है। ठीक है, तो इन्होंने लिखना 1935 में प्रारंभ कर दिया था, और इनकी आरंभिक रचनाएं जो कर्मवीर पत्रिका में छपती थी, और इनकी 17 कविताएं, ये फैक्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इस पे से प्रश्न बन जाते हैं, कि इनकी 17 कविताएं जो हैं वो अज्ञेय ने तार सप्तक में शामिल की थी। और दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए, विषय की दृष्टि से, तो वो प्रगतिवादी थे। लेकिन अगर शिल्प के हिसाब से उनकी कविताएं देखी जाएं, तो वो छायावादी कविताएं ज़्यादा प्रतीत होती थी। यानी विषयगत दृष्टि से प्रगतिवादी लिखते थे, और अगर शिल्प की छाया से देखें तो छायावादी लिखते थे। इसीलिए इनकी कविताओं में सबसे ज़्यादा जो है फैंटेसी, रहस्यात्मकता, ये सब बहुत मिलता है। प्रमुख रचनाएं इनकी चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों इनके रचना संग्रह हैं, काव्य संग्रह हैं। भूरी भूरी खाक धूल आपका 1980 में आया, और चांद का मुँह टेढ़ा है वो 1964 में आया। प्रमुख चर्चित कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में। ये तीनों तो हमारे सिलेबस में हैं, तो इन तीन, और इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इन तीनों को एक एक पार्ट की एक एक वीडियो में हम करते हुए अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ताकि एक भी प्रश्न हमारा ना छूटे। और ये अंतःकरण का आयतन, ये भी इनकी प्रमुख कविता है, लेकिन अभी तक किसी ऐसे सिलेबस में ये लगी भी नहीं है। यहाँ पर जो हम कविता करने वाले हैं वो ब्रह्म राक्षस है। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस पहले तो आप समझ लीजिए कालजयी रचना है, फैंटेसी की, इसमें फैंटेसी का यूज़ हुआ है, मुख्यतः फैंटेसी को बेस लेकर ये कविता लिखी गई है। और एक ये ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्य की कहानी है, ऐसे मनुष्य की कविता को लेकर मतलब उसकी कहानी को लेकर बुनी गई कविता है, कि वो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो ज्ञान जीवन की सुविधाएं जुटाने में ही वो रह गया, ऐसा वो व्यक्ति। और अपने ज्ञान को, जो वो लोगों की भलाई में लगा सकता था, समाज को विकसित और व्यवस्थित करने में लगा सकता था, वो नहीं कर पाया। और इसका खेद, इसका दुख, इसकी ग्लानि, इसका संत्रास, इसकी कुंठा उसके मन को कुरेदती रहती है, परेशान करती है, और वो कई आयामों पे पहुंचता है। कई बार तो उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्ञानी है, और वो दम्भी भी हो जाता है इस चीज़ को लेकर। उसको लगता है कि अगर सूर्य चमक रहा है तो वो भी उसके लिए नतमस्तक हो रहा है, चंद्र चमक रहा है तो उसकी चांदनी भी उसके लिए है। लेकिन धीरे धीरे जीवन के अंतिम आयाम पर जब वो पहुंचता है, तो उसे समझ में आता है कि ये सब उसके लिए नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो केवल ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए किया जा रहा था कि तुम कितने तुच्छ हो, कि तुमने अपना जीवन केवल छोटी मोटी जीवन सुविधाएं समेटने में लगा दिया, और इतना सारा सुंदर ज्ञान जो तुम्हारे पास था, जिसको समाज में तुम इस्तेमाल करके परिवर्तन ला सकते थे, वो तुम नहीं कर पाए, तो तुम एक तुच्छ प्राणी ही बनकर रह गए। ठीक है, इस तरह की कविता का इसका मूल भाव ये है।
ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको कि ये 1957 में प्रकाशित हुई प्रसिद्ध फैंटेसी कविता है और इसका काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में हुआ है। फैक्ट्स नोट करते हुए चलिएगा, अगर नहीं तो इसका PDF भी मिल जाएगा आपको। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल की वीडियो में नीचे लिंक में दिया हुआ होगा। ठीक है, और एक मिथिकीय बिंब है ब्रह्म राक्षस, जिसका जो संदर्भ है वो याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य की स्मृति ये है कि जब कोई पहले व्यक्ति किसी की स्त्री चुरा लेता था, ठीक है, और वो ब्राह्मण होता था विशेषकर जाति से, तो उसको ब्रह्म राक्षस की योनि भुगतनी पड़ती थी, एक ऐसी जगह पर जो निर्जन हो, जहाँ पर जल भी उपलब्ध ना हो। लेकिन जो मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस है वो देखिए पापी तो अवश्य है, लेकिन उसने किसी की स्त्री नहीं चुराई है। उसने ऐसा पाप किया है कि अपने ज्ञान को वो समाज को दे नहीं पाया, लेकिन वो उतना अधम, उतना पापी नहीं है। उसने किसी की स्त्री नहीं चुराई, किसी का धन नहीं चुराया, इसलिए वो निर्जन स्थान में नहीं रहता, वो निर्जल स्थान में नहीं रहता। वो ऐसे स्थान में कहाँ रहता है? एक पानी की बावड़ी में, जहाँ पे फूल भी खिलते हैं, पेड़ भी होते हैं। जब आप कविता पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में है ये कविता, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर फूलों के खिलने का, बेलों का, पत्तों का बहुत डिटेल में कवि ने वर्णन किया है। तो इससे वो यही बताना चाह रहा है कि ये जो ब्रह्म राक्षस है, ये वो ब्रह्म राक्षस नहीं है जिसकी बात याज्ञवल्क्य की स्मृति में की गई है। ये ब्रह्म राक्षस वो है जो अपने ज्ञान का और अपने जो कर्म था उनका जो समन्वय, ठीक है, जो इच्छा थी उसकी करने की, कि वो समाज के लिए जो करना चाहता था और उसके पास वो उपलब्धता भी थी, वो सारी चीज़ें थी जिससे वो बदलाव ला सकता था, फिर भी वो जब अपने जीवन में फेल हो जाता है, उसके बाद जो उसके मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है जीवन के प्रति, अपने प्रति जो हीन भावना आ जाती है, उसको चित्रित करते हैं। मध्य वर्ग की बौद्धिकता की चेतना का प्रतीक है। जो वो आप देखते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस है वो बार बार अपने आप को जल से धोता रहता है, तो जल और व्याकुल होता रहता है, लेकिन उसको वो चाहता है कि वो पवित्र हो जाए, लेकिन वो पवित्र हो नहीं पाता। तो ये किस चीज़ का द्योतक है? ये आत्मशोधन, आत्म परिष्कार का द्योतक है, जिसको ब्रह्म राक्षस को व्याकुल चित्रित किया गया है। कविता का आरंभ मैंने आपको बताया सुनसान बावड़ी के बिंब से होता है, बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके। आप जब कविता पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, या अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आप सारी चीज़ों को इमेजिन कर पाएंगे। कविता ज़रूर पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग भी है, अच्छी भी है और आपके लिए ज़रूरी भी है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये ऐसे बुद्धिजीवी की व्यथा है जिसका ज्ञान समाज तक नहीं पहुंच पाता। अब उसके ज्ञान का व्यावहारिक सदुपयोग नहीं हुआ है, तो उसको इस बात की गिल्ट है मन में कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ से। अच्छा देखिए, 3 प्रकार के बुद्धिजीवी होते हैं। पहले वो जो रक्तपाई वर्ग होते हैं, मतलब जो केवल अपने झूठे-झूठे, मतलब वो दिखाते हैं ऐसा है कि उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता। वो केवल दूसरों का खून चूसते हैं, दूसरों से संसाधन जुटाने में लगे रहते हैं, और संसाधन भी ऐसे नहीं कि अपने इस्तेमाल के लिए, उनको जोड़-जोड़ के रखना, दूसरों को कष्ट पहुँचाना, इस तरह के। दूसरे वो होते हैं जो सामाजिक दायित्वों से असंगत हो जाते हैं, मतलब जो भई पापी नहीं होते हैं, वो उनको लगता है बस हम अपना कमाएँ, अपना खाएँ, मैं देखूँ, अपना परिवार देखूँ, मुझे दुनिया वालों से क्या मतलब। लेकिन एक तीसरा वर्ग होता है जो आत्मचेतस है, जिसकी विश्व चेतना अभी भी जागृत है। ये तीसरा वर्ग उसी का है कि वो जो ब्रह्म राक्षस है वो इतना दुखी है, इतना परेशान है, इतनी ग्लानि में है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो इतना ज्ञानी है कि उसे वेद के ऋचाओं से लेके एंजलस, मार्क्स, गांधीवाद, सब कुछ उसे पता था। सब कुछ, सारी मैथमेटिक्स की, फ़िज़िक्स की, सारी चीज़ों की गणना उसे आती थी, लेकिन वो उस चीज़ को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया। और अगर नवीन परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आज़ादी के बाद मोहभंग का भी एक टेस्ट, एक फ्लेवर लेके अपने आप में चलती है कि कैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको कहीं न कहीं ये लगता था, मुक्तिबोध जैसे जो लोग थे उनको ये लगता था कि शायद आज़ादी के बाद चीज़ें जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलेंगी, लेकिन जो बदलाव हुए वो बहुत सतही तौर पे हुए। समाज को बदल दे, समाज को व्यवस्थित कर दे, उस स्तर पे बदलाव देखने को नहीं मिले, तो उसका भी एक दुःख कवि के मन में दिखाई देता है। ठीक है, कवि बताता, मैंने आपको बताया कि कैसे उसका अल्प ज्ञान, क्योंकि शुरू में उसे लगता है कि उसे तो बहुत पता है, सूर्य चंद्र भी उसके लिए चमक रहे हैं, लेकिन अंत में उसका ये भ्रम टूट जाता है। ठीक है, और कवि धरातल पर वैदिक ऋचाओं को लेकर मार्क्स, एंजलिस, गांधी आदि के ज्ञान को समता से अस्तित्व चाहता है। वो चाहता है कि व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में जाने, अपने बुद्धि विवेक से
उस चीज़ का चयन करे जो उसके लिए ठीक है। और केवल ये नहीं कि विकास उस तक रुक जाए, भई उसने अपना जो ज्ञान दे दिया समाज को, फिर उसके जो शिष्य हुए वो उस ज्ञान को आगे ले जाएँ। आप एक आदमी का मतलब वो वाली थ्योरी है कि मैं आपका भला करूँ, फिर आप आगे 4 लोगों का भला करें, फिर और वो 4 लोगों का भला करें, जैसे आप करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, फिर और लोगों से सब्सक्राइब करवा के ये वीडियो शेयर करके, ठीक वैसे ही। अंत में कवि जो है वो कहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य, ये यहाँ पर गलती से और हो गया है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफ़ कीजिएगा, अगली बार से नहीं होगी, मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है। तो सजल उर शिष्य होना चाहता है ताकि वह उसका अधूरा कार्य पूरा कर सके। किसका? ब्रह्म राक्षस का। कवि यहाँ कहता है कि मैं उस ब्रह्म राक्षस का शिष्य हो जाना चाहता हूँ। और कैसा शिष्य? ऐसा नहीं कि बस ज्वाइन कर लिया और पढ़ने बैठ गए, नहीं, वो वाला शिष्य नहीं। सजल उर शिष्य, वैसा शिष्य जिसके दिल में वही वाली चेतना, वही क्रांति लाने, वही बदलाव लाने का उमंग हो जैसा कि ब्रह्म राक्षस में था, बस वो कर नहीं पाया और कवि अब उसे कर देना चाहता है। और कवि 2 स्तरों पर उसका शिष्य होना चाहता है। एक तो कि वो उसी के समान बौद्धिकता प्राप्त कर सके, और दूसरा केवल वो बौद्धिकता अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को क्रांति के लिए प्रेरित करे, समाज में बदलाव लाए, ठीक है। आप कविता पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये 2 चाँद का मुँह टेढ़ा के बारे में और मुक्तिबोध के बारे में 2 महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मुझे मिली हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप ये रख लीजिएगा लिख के कहीं पर, या स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो, कि जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि चाँद का मुँह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट कोटेशन है, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूरी कोटेशन लिख के पूछ लेते हैं कि किसने कहा है, या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये किसके बारे में कहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ क्या कहते हैं मुक्तिबोध के बारे में, कि मुक्तिबोध लोक जीवन के जासूस हैं, मतलब जो लोक जीवन की समस्याएं, परेशानियां, कुंठा, ग्लानि, त्रास, उसको ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। जासूस क्या करता है? ऐसी चीज़ें निकालता है ना खोज के, जो आँखों के सामने होते हुए भी ओझल होती हैं। तो मुक्तिबोध भी कविताओं के थ्रू समाज में वही काम करते हैं। बाकी ये जो कविताओं से मुख्य प्रमुख पंक्तियाँ हैं ना, जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई 4 पंक्तियाँ डाल दी और आपसे पूछ लिया कि ये किस कविता से ली गई हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता है, बहुत बड़ी भी नहीं है, आप सबको पढ़नी है। और यहाँ मैंने सब इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ मार्क कर दी हैं। अगर पूरी कविता नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम इतनी जितनी मैंने मार्क करवाई हैं, जहाँ भी आपके पास सिलेबस है, जहाँ भी ये कविता है, वहाँ पे उसको मार्क करके रख लीजिए। जब रिवीजन करना होता है ना, हमें अभी पता है, जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है हमें सब याद रहेगा, पर जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो ट्रस्ट में कुछ भी याद नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है, पेपर जब सामने आता है तो ऐसा लगता है ओ यार ये तो पढ़ी हुई थी, एक बार रिवाइज़ कर लेते तो अच्छा हो जाता, एक बार पढ़ लिया होता, एक बार आंखों से देख लिया होता तो कर लेते। तो वो वाला सीन हमें नहीं करना है, हम अपनी तैयारी पूरी करके चलेंगे, क्योंकि हमें करनी है तैयारी जीत की। यस, ठीक है। तो ये सारी पंक्तियाँ आप अच्छे से देख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। और कोई आपका डाउट हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई PDF, कोई सलाह, कुछ भी आपको ऐसा लगे, कोई कंप्लेन हो, कुछ भी ऐसा लगे कि आपको हमसे शेयर करना चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।